हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says in a potentiometer experiment, when terminal of the cell are connected at a distance 52 centimeter on the wire, then no current is flow through it. When 5 ohm shunt resistance is connected across the cell and balancing length is 40 centimeter, then the internal resistance of the cell in ohm is. क्वेश्चन में कहा गया है कि पोटेंशियोमीटर वायर को जब सिर्फ एक सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ जब जोड़ा गया है तो जो बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है वो 52 सेंटीमीटर आ रहा है. अगर उसी सेल को 5 ओम वाले रेसिस्टेंस के साथ शंट कर दिया जाए तो जो बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है वो 40 सेंटीमीटर आ रहा है. तो हमें फाइंड करना है कि इंटरनल रेसिस्टेंस उस सेल का कितना है. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ potentiometer, and second key concept of the question is by applying KVL या by using KVL. आप चाहो तो इसे नॉर्मल फॉर्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप पोटेंशियोमीटर का ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला पता है. नहीं तो आप बेसिक तरीके से, अगर आपको फॉर्मूला नहीं ध्यान है तो आप बेसिक तरीके से भी इसे अप्रोच कर सकते हो. क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पोटेंशियोमीटर है, तो ये तो ऊपर वाला प्राइमरी सर्किट है, ये वाला जो पार्ट है ये प्राइमरी सर्किट का है. इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, हमें इससे कोई लेना देना भी नहीं है. ये सिर्फ जो पोटेंशियोमीटर स्पेशल तरीके का जो वायर होता है, सपोज इस वायर को मैं ए बी नेम दे देता हूँ. ये जो ए बी वायर है इसमें करंट फ्लो और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट डिटरमाइन करने के काम में आता है या फिर पोटेंशियल ड्रॉप डिटरमाइन करने के काम में आता है. क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो सेल है इसके क्रॉस अगर इस पोटेंशियोमीटर वायर का गैल्वेनोमीटर से जीरो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है और ये लेंथ दिया गया है, ये लेंथ कितने पे हो रहा है जीरो डिफ्लेक्शन 52 सेंटीमीटर पे. इसके बाद क्या है कि इसी सेल में एक दूसरा रेसिस्टेंस को शंट कर दिया जा रहा है, तो हमें फाइंड करना है कि उसमें इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा. वहाँ पे भी डिफ्लेक्शन जो घट के वो 40 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट आ रहा है. तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सपोज ए और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, इसे मैं मान लेता हूँ सी पॉइंट. तो आप यहाँ सोच सकते हो ए और सी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही होगा ना जितना अगर मैं इसे पी बोलूँ और इसे मैं क्यू बोलता हूँ. तो ए और सी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही होगा ना जितना पी और क्यू के बीच का होगा. यही चीज़ ऐसे ही तो डिटरमाइन करते हैं पोटेंशियोमीटर में. तभी तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. जीरो डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब है पी और क्यू के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ए और सी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप होगा. और आप इजीली सोच सकते हो कि P और Q में क्या करंट फ्लो हो रहा है. नहीं, तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इसमें करंट तो नहीं फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट तो जीरो है. तो P और Q के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके बराबर होगा, वो एक्चुअल में EMF ऑफ द सेल के बराबर होगा. अगर इसके EMF को हम लोग E मानते हैं तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि VPQ ये किसके बराबर होगा, EMF ऑफ द सेल के बराबर होगा, क्योंकि कोई रेसिस्टेंस से करंट फ्लो नहीं हो रहा है. इज इक्वल टू यही चीज़ किसके बराबर होगा, तो ये VAC के बराबर होगा. यहाँ से आप कह सकते, क्योंकि पी क्यू का वोल्टेज डिफरेंस ए और सी के बीच का वोल्टेज डिफरेंस के बराबर होगा. तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ई आया है, और वो ई कितने में आया, तो आप डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हो कि 52 सेंटीमीटर लेंथ में हमें पोटेंशियल ड्रॉप ई मिला है. बस ये वैल्यूज हमें यहाँ से पता करना है. इसके अलावा जो हमें दूसरा सर्किट से हमें एज्यूम लेना है, जो कि क्वेश्चन का दूसरा स्टेटमेंट है. अब इसी में क्या कहा गया है कि जब 5 ओम रेसिस्टेंस को शंट कर दिया जा रहा है उस सेल के साथ तो बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो हमें इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना है. तो मैं नेक्स्ट पेज में इसी सर्किट को ले रहा हूँ. इसमें अगर इसी सर्किट को मैं लूँ तो यहाँ पे हम लोग बैटरी को क्या माने थे, EMF को E माने थे, और ये वाला इंटरनल रेसिस्टेंस हमें पता नहीं है तो ये R है, और ये भी हम फाइंड करना है. इस बार जो बैलेंसिंग लेंथ है वो हो जा रहा है 40 सेंटीमीटर. तो सपोज फिर से मैं इस पॉइंट को A बोल देता हूँ, इस पॉइंट को इस बार मैं C डैश बोल देता हूँ, और यहाँ पे मैं ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है. अभी भी गैल्वेनोमीटर अगर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब है कि A और C डैश के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा ना जितना P और Q के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप होगा. और हम लोग पहले क्या निकाल चुके हैं कि 52 सेंटीमीटर जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका पोटेंशियल ड्रॉप E है. तो यहाँ से अगर आप यूनिटरी मेथड लगाओ तो आप ऐसा कर सकते हो कि 52 सेंटीमीटर जो वायर है उसका पोटेंशियल ड्रॉप E है, तो 1 सेंटीमीटर का कितना होगा, ये होगा E/52. पोटेंशियोमीटर वायर का जो वायर होता है उसका पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होता है.
तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर का E बाई 52 हो जाएगा। तो अगर आप 40 सेंटीमीटर का निकालो तो ये कितना हो जाएगा, E बाई 52 इंटू 40। अगर आप इसे कट करो तो 4 से ये 10 बार में कट होगा और 4 से ये 13 बार में कट होगा, 13 बोल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, एक्चुअल में 10E/13 हो गया। तो हमें एक चीज़ और निकल गया हमारे पास कि ए और सी डैश के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप, ये मैं लिख दे रहा हूँ, VAC डैश के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप ये 10E/13 हो गया। और आप सोच सकते हो क्योंकि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो यही पोटेंशियल ड्रॉप तो VPQ का भी होगा, तो यही पोटेंशियल ड्रॉप VPQ का भी होगा। लेकिन सेकेंड सर्किट में ये दिया गया है कि इसके साथ जो एक रेसिस्टेंस को शंट किया गया है, कितने ओम का, तो ये आप देखो ये किया गया है 5 ओम का, ये 5 ओम है, बस यही बदलाव किया गया है। अब आप जैसे ही इस चीज़ को 5 ओम की हो तब 40 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका मतलब है कि इस सर्किट में भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया होगा। इस सर्किट में करंट फ्लो, सपोज इस करंट को हम लोग I मान लेते हैं, तो क्या हो रहा होगा, फिर भी आप देखो इधर से कोई करंट नहीं जा रहा होगा, ये करंट जीरो ही होगा क्योंकि डिफ्लेक्शन जीरो है इधर, लेकिन ये इस लूप में तो करंट फ्लो हो ही रहा होगा। अगर आप इस लूप का करंट, ये I वैल्यू अगर आप निकालो, ये I वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, I इक्वल टू ओम से लगा दो V/R यानी E डिवाइडेड बाई 5 प्लस R। ये करंट निकल गया, हमें इस लूप में कितना है। अब आप खुद सोचो कि P, ये वाला P पॉइंट है तो आप इसे भी P बोल सकते हो। तो P से लेकर ये Q पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इस P से लेकर और इस Q के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वही पोटेंशियल ड्रॉप ना A और A से लेकर C डैश के बीच का होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई KVL बिटवीन P एंड Q। तो आप P और Q के बीच क्या लिख सकते हो, VP और माइनस कितना लिख सकते हो, IR। तो आप यहाँ लिख सकते हो -5 रेसिस्टेंस है और I कितना आया, E डिवाइडेड बाई 5 प्लस R। और इक्वल टू कहाँ हम लोग पहुँच गए, Q पे। तो आप क्या बोल सकते हो, VPQ इज इक्वल टू 5E डिवाइडेड बाई 5 प्लस R। और आप देख सकते हो इसके पहले हम लोग VPQ का वैल्यू निकाल चुके हैं, ये कितना आया था 10E/13। तो इसी को आप बराबर कर सकते हो 10E/13। तो यहाँ से आप देख सकते हो E से E कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 10 भी 2 टाइम में कट जाएगा। इसे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसे आप कर सकते हो 13 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस R। तो अगर आप इसे सॉल्व करो तो 13 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 और प्लस 2R। तो यहाँ से 2R इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 10 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से R इज इक्वल टू 3/2 कितना हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 1.5 ओम। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.